वेलकम बच्चों। आज फिर अपन एक और साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बायोलॉजी इसमें सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। तो बच्चों ये अपना जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट है जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर डाला हुआ है। तो अपन आज इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप। आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप दिख रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जर्मिनेटिंग पीस डाले हुए हैं, सीड्स डाले हुए हैं और इसको मेज़र करने के लिए अभी आपको बताना है कि यहाँ पर किस चीज़ का मेज़रमेंट हो रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर मेज़रमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो गलत है ये ऑप्शन। वाटर इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, वाटर भी प्रोड्यूस नहीं होता है जर्मिनेशन के दौरान। हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, हीट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऑक्सीजन इज़ यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यस। तो बच्चों जब भी सीड जर्मिनेट होंगे उनको सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और जैसे ही ऑक्सीजन इनको मिलेगी तो यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप्स है ये आगे की तरफ जो मूव करती हुई नज़र आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ डी। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे आपको स्पेशली फोकस करना है ऑप्शन के ऊपर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ आर द टू स्ट्रैंड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो दो स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ पर स्ट्रैंड किसको बोला गया है? बेस को। ये बेस किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं? फर्स्ट है फॉस्फेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप सबको पता है कि इनके अंदर जो बेस होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक वीक बॉन्डिंग होती है, तो जो दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन अ गिवन फूड चेन। अगर फूड में चेन में से डियर अगर मिसिंग हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रास एंड टाइगर पर? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपको, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल डिक्रीज। गलत आंसर, क्योंकि ग्रास तो डिक्रीज होगी नहीं, ग्रास तो इंक्रीज ही रहेगी। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये भी गलत ऑप्शन है। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीज, ये राइट आंसर है इसका। क्योंकि जब डियर ख़त्म हो जाएगा, डियर इज़ ए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जब ख़त्म हो जाएंगे तो ग्रास की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टाइगर जो होंगे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज टाइगर्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ फूड रहेगा। डी है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पांस। तो कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर आपको रिस्पांस को मैच करना है। जैसे पहला है द रिस्पांस ऑफ ए प्लांट टू लाइट। तो लाइट को जब प्लांट रिस्पांस करता है तो उसको पहले क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चों फोटोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी को अगर रिस्पांस करता है तो उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और रिस्पांस ऑफ प्लांट टू वाटर, इसको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड रिस्पांस ऑफ अ प्लांट टू अ केमिकल, दैट इज नॉन एज कीमोट्रॉपिज्म। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन। इसको आप दो अगर आपको याद है तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो आपको पता है ये कितनी बार अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा कैसे होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। और कैसे रहेगा? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, because producers have the ability to convert the solar energy into the chemical energy, and these chemical energy is transferred from one tropic level to other tropic level। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरह। तो राइट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर डी आंसर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, जिनके अभी तक राइट होते जा रहे हैं लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, pyruvate can be converted into the ethanol and carbon dioxide by the yeast. Second, fermentation take place in aerobic bacteria. Third, fermentation take place in mitochondria. Fermentation is a form of anaerobic respiration। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन बेसिकली पार्शली ब्रेक डाउन होता है फूड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये होगा नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है? पायरुवेट कैन बी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल
एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यस, तो फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है और फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन इज द डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ कौन लेके आता है? तो यहाँ पर है मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, both sensory and motor neurons, neither sensory neurons और nor motor neurons। तो यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन्स। जब अपन पाथवे बनाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्टर आता है, रिसेप्टर के बाद में सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बाद में आता है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बाद आता है मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बाद में आता है इफेक्टरी ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है नॉन फ्लावरिंग प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बिल्कुल सही है। एंड रीज़न, फ्लावर इज़ ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है, बट अब क्लास 11th में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें बताया गया है कि प्लांट में जिनमें फ्लावर नहीं होते उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो वहाँ पर आपको फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो उनमें ही गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ए इज़ और आर बोथ आर ट्रू, बट और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आप में स्पेशल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन है फूड चेन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन होती है वो 3 ट्रॉपिकल लेवल की होती है? जी नहीं, फूड चेन होती है 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम। इसका रीज़न क्या है? एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव हायर अप टू द फूड चेन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू। रीज़न ट्रू क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हमेशा जब वन ट्रॉपिक लेवल से अदर ट्रॉपिक लेवल में मूव करती है तो वो हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। चलिए, ये इसका जो आंसर है वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नीचे दे रखा है। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे आप लिख सकते हो ए सेक्सुअल जो होता है वो यूनी पेरेंटल होता है, सेक्सुअल बाई पेरेंटल होता है। ए सेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशंस होते हैं। ए सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जायगोट फॉर्म नहीं होता है। सेक्सुअल में सभी चीज़ें होती है। ए सेक्सुअल इज़ फास्ट प्रोसेस वाइल द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है इसमें क्वेश्चन में डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया बीच में पार्टीशन करके आपको डिफरेंस इसका लिखना है। चलिए इसी का पार्ट सेकंड देखते हैं। विच स्पीसीज इज़ लाइकली टू हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग asexually और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली? जस्टिफाई वन योर आंसर। ठीक है, तो अपन को पता है कि asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो डीएनए होता है वो फादर और मदर दोनों की तरफ से आता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और वेरिएशंस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द सर्वाइवल एडवांटेज, वो हमेशा सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है विच प्रोवाइड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर देन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस कम होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको इस तरीके से मेंशन करना है ताकि आप इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर सकें, क्योंकि देखिए नंबर इसी चीज़ के आपको मिलने वाले हैं। और जो भी चीज़ आप जस्टिफाई कर रहे हो उसको हाईलाइट ज़रूर किया कीजिए। और हाईलाइट करने से क्या होता है कि एकदम से पॉइंट आउट हो जाता है कि भाई इसने आंसर ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट? अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से रिमूव हो जाएं तो क्या होगा?
तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको बोला जाता है डस्टबिन ऑफ इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको बता रखा है। और इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी वो रुक जाएगी, न्यूट्रिएंट साइकिल होना रुक जाएगा, डेड मैटर्स जो होगा विल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिसाइकिल नहीं हो पाएगी। जैसे कोई भी हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और जब वो डेड हो जाते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो डिकम्पोजर्स का मेन काम होता है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और रिसाइकिल करना। नेक्स्ट है स्टेट वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर एट द हायर लेवल इन एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर का वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताना है आपको, उसका क्या रोल होता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। सेकंड है बी, हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड, ओजोन कैसे बनती है। ओजोन मैंने आपको रिएक्शन बता रखी है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जब फोटो डिसोसिएशन होता है उससे ऑक्सीजन एटम्स बनता है, और ऑक्सीजन एटम अगेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म ओजोन लेयर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट है। कहाँ पर है स्ट्राटोस्फीयर, 25 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर जो इट इज़ वर्क एज ए ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमें हमारी अर्थ को हाई टेम्परेचर होने से प्रोटेक्ट कर रही है। Now C part, it has been observed that ozone layer is getting depleted. Name the compound responsible for the ozone depletion. तो यहाँ पर जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरीन कंपाउंड, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और एरोसोल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते थे। इसकी वजह से ओजोन ब्रेक डाउन हो रही थी। जब ये हायर लेवल पे पहुंचते हैं तो ये इनका भी फोटो डिसोसिएशन होता है, और यहाँ से क्लोरीन जो होता है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी भी मैंने आपको पूरी रिएक्शन एक लिखा रखी है, वो रिएक्शन अपने को यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपन को इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये। तो लीफ जो है सेंसिटिव प्लांट की जो लीफ है वो शूट से कैसे डिफरेंट होती है। तो सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है बच्चों वो नास्टिक मूवमेंट होता है, याद रखना। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, तो टच मी नॉट प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। और थिग्मोनास्टिक मूवमेंट बच्चों नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, फास्ट होता है। जबकि शूट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा डायरेक्शनल मूवमेंट है और स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। A red eye individual is crossed with the white eye individual to produce F1 progeny with red eye. When F1 individuals are intercrossed, F2 progeny is formed with both red as well as white eye individuals. How is the dominant trait identified? इसमें dominant trait को कैसे identify करना है? What are the recessive trait? Recessive trait कौन सा है? If 12 individuals are produced in F2 generation, then how many white eye individual would be obtained? Calculate the ratio of red eye individual to the white eyes individual. तो देखो सिंपल यहाँ पे दे रखा है अपन को कि यहाँ पर white eyes individual है और एक red eye individual है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। ठीक है, तो अब कौन सा डोमिनेंट होगा, जो आएगा वो F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव कहलाएगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और इसका आंसर है बच्चों कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रेड आई है और रिसेसिव ट्रेट है वाइट आई। तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो आएगा वो सेम रेशो 3:1 रेशो आएगा, मतलब कि 3 यहाँ पर रेड आइज होंगे और 1 क्या होगा यहाँ पर वाइट आई। अब आपको टोटल यहाँ पर 12 दे रखे हैं, तो रेशो के अकॉर्डिंग अपन उनको निकाल सकते हैं कि भाई वाइट आइज कितने होंगे और रेड आइज कितने होंगे। तो रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेड आई की जो क्वान्टिटी होगी वो 9 होगी और वाइट आई की जो क्वान्टिटी होगी वो 3 होगी। ये रेशो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। जब भी आपको पूरी क्वांटिटी दे रखी है तो रेशो के अकॉर्डिंग आप नंबर उसके निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ देयर वर नो एल्गी देयर वुड बी नो फिश इन द सी, कमेंट। तो आप सभी को पता है कि भाई एल्गी जो है वो एक प्रोड्यूसर का काम करती है एक्वेटिक फूड चेन के अंदर। तो एल्गी जो है वो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है।
Algae are the primary producers. They form the base of aquatic food chain and provide oxygen. Without algae, fish cannot survive. एक तो फिश को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, एल्गी जो है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, क्योंकि जितनी भी एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बनी हुई है। ठीक है, तो विदाउट एल्गी फिश कैन नॉट सर्वाइव इन एक्वेटिक फूड चेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। अ प्योर ब्रीड पी प्लांट विद स्मूथ सीड। स्मूथ सीड यहाँ पर बोला गया है राउंड सीड को, इसको, ये जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। वाज क्रॉस विद द प्योर ब्रीड पी प्लांट विद रिंकल सीड, और दोनों को F1 F2 जनरेशन करवाई गई। What will be the genotypic ratio of given F2 generation? F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बच्चों? 1:2:1. And what is the expected observation of the F2 generation of plant? If genotype consists of different type of allele, what is it called? और what is the alternative form of gene? तो alternative form of gene को क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट का आंसर 1:2:1 रेशो होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशो आया वो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशो आया 3:1, 3 स्मूथ है, 1 रिंकल है, और जीनोटाइप विद डिफरेंट अलील इज नॉन एज ए हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस बोला, इफ द जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलील इट इज नॉन एज अ हेट्रोजाइगस अलील। ठीक है, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। तो यहाँ पे भी सेम पूछा गया कि इफ अ जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के अलील हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं, नॉन आइडेंटिकल अलील हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? तो उनको बोला जाता है हेट्रोजाइगस। ठीक है, थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी को समझना है, जो टर्म्स आपको पढ़ाई गई है उसी के अंदर से ही क्वेश्चन बन के आता है बच्चों। तो आपको टर्म्स को पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नॉन एज अलील। तो अलील जो होते हैं वो क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर की जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होती है जीन की, उसको अपन अलील बोल देते हैं। और अलील 3 तरीके के होते हैं, अपन को याद होना चाहिए। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इनको आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नेम द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। बी है एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन ओवरी ऑफ अ फ्लावर। सी है गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड एंड लेबल द पार्ट ऑफ गिव राइज द फ्यूचर शूट, गिव राइज टू फ्यूचर रूट सिस्टम एंड स्टोर्ड फूड। सीड में फूड कहाँ पर स्टोर होता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, ए पार्ट जैसे अपन देखेंगे। नेम द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो 2 तरीके के पॉलिनेशन बच्चों कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दोनों के को अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं डिफरेंशिएट क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तीनों क्वेश्चंस की मैं आंसर अलग अलग दे रहा हूँ, तो आप अलग अलग तरीके से इसमें देखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इट इज़ बिटवीन द सेम फ्लावर और बिटवीन द 2 फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्रॉस बिटवीन द 2 फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन यूजली अकर्स बिफोर ब्लूमिंग्स और क्रॉस pollination occurs after blooming. Self pollination does not need the presence of other plant of the same species nearby. Cross pollination need the presence of other plant of the same species nearby. ठीक है, डिपेंडिंग लिटिल ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्योरिटी ऑफ स्पीसीज इज नॉट प्रिजर्व, प्योरिटी इज स्पीसीज इज प्रिजर्व,
पॉसिबिलिटी ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू वेराइटी, और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर नो न्यू वेराइटी डेवलप। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कोई भी नई वेराइटी डेवलप नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर जीन सेम होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्या क्या होते हैं फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम सभी को पता है, मैंने आपको सारे फर्टिलाइजेशन के इवेंट लिखा रखे हैं। सेपल्स, पेटल, स्टैमेन, ये सब डीजनरेट हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूनिकल स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यू सेलास स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। आउटर इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन जो होती है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, टेस्टा और टेगमेन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस तरीके से आपको इसके सारे चेंजेस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साइनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स, ये सब डीजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सारे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं फ्लावर के लिखने हैं। इसके अलावा सेपल्स, पेटल्स और ये सारी चीज़ें जो होती है फॉल ऑफ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी देखते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तो फ्यूचर शूट जहाँ से ग्रो होती है इसको बोलते हैं प्लूमल, और फ्यूचर रूट जहाँ से ग्रो होती है इसको बोलते हैं रेडिकल, और स्टोरेज ऑफ फूड जहाँ पर होता है इसको बोला जाता है कोटलीडॉन्स। तो ये जो सीड आपको नज़र आता है इसको हम कोटलीडॉन सीड बोल देते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे कोटलीडॉन्स के। ठीक है, तो जब सीड्स में रूट पार्ट जब ग्रो होता है तो उसको रेडिकल बोला जाता है, और शूट पार्ट जो ग्रो होता है उसको प्लूमल बोला जाता है। तो ये फ्यूचर शूट है और ये फ्यूचर रूट है। ठीक है, और दोनों को जर्मिनेट होने के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो फूड स्टोर होता है कहाँ पर, कोटलीडॉन्स के अंदर। तो आपको याद रखना है कि स्टार्च का जो स्टोरेज है वो कहाँ पर होगा, कोटलीडॉन्स के अंदर होगा। ठीक है, तो ये अपने तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट शायद रह गया अपना, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें और चांस आपको एक और दिया गया है जिसमें वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, and name the disease caused due to deficiency of iodine in our diet and state its one symptoms। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से बच्चों कौन सी डिजीज़ होती है, इससे होता है गॉइटर। और क्यों आयोडीन खाना चाहिए, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन नमक की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो सिम्टम्स होता है गॉइटर का सिम्टम्स वो होता है स्वॉलन नेक में स्वेलिंग आ जाती है, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से गॉइटर पॉसिबिलिटी हो जाती है। नाउ तो आपको ये पूछना है यहाँ पर आयोडीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। चलो इसी का बी पार्ट देखते हैं। हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन अवर बॉडी। तो नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। Within a neurons, the impulse is transmitted as an electrical signal due to changes in electrical charges caused by the movement of the ion across the nerve membrane. When the impulses reaches the end of the neuron, it crosses the synapse with the help of chemical conduction neurotransmitter which stimulate a new electrical impulse in the next neuron। तो यहाँ पर एक पूरा पाथवे बता रखा है कि न्यूरॉन्स में किस तरीके से इम्पल्स जनरेट होती है। तो न्यूरॉन्स जो होता है वो डेंड्राइट से सबसे पहले स्टिमुलस को कैच करता है और स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो आती है ये न्यूरॉन्स में सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन एंडरिंग पार्ट के अंदर जाती है और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नेक्स्ट में न्यूरॉन में क्रॉस होती है। तो इसके अंदर अगर आप डायग्राम बना करके भी अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर में और चाहिए तो आप लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।